नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। आज हम इकोनॉमिक के क्वेश्चन देखेंगे। नए शेयरों के लेन देन किस प्रकार के बाजार में होते हैं? प्राइमरी बाजार, सेकेंडरी बाजार या एनएसई या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में? देखिए, इसका सही आंसर है प्राइमरी बाजार। नए शेयरों का लेन देन मुख्यतः प्राइमरी बाजार में होता है। और प्राथमिक बाजार आखिर होता क्या है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचती है, अर्थात आईपीओ निकालती है जैसी कंपनी, तो उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आईपीओ, ठीक है, आईपीओ भी आ गया, यानी आरंभिक सार्वजनिक निगम कहा जाता है, जिसमें एक फिक्स रेट होती है। इस पर आपको खरीदना पड़ेगा और इतने लॉट्स आपको खरीदने पड़ेंगे। मतलब कि लॉट्स वो होता है जो कलेक्शन होता है शेयरों का, कि इतने रुपए के इतने शेयर, और मैक्सिमम लिमिट भी डाल देते हैं और मिनिमम लिमिट तो क्या होती है, क्योंकि एक मिनिमम एक लोट तो खरीदना ही खरीदना है। एक लोट में जैसे कि 20 शेयर खरीद लिए या 50 शेयर खरीद लिए मिनिमम, और मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लोट खरीद सकते हैं। कुछ इस प्रकार से लिमिट देती है, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दायर करती है। और कैसे होता है, किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद से अपने शेयरों को मूल्य पर तय करती है और फिर इन शेयरों को निवेशकों को बेचती है। क्यों किया जाता है? प्राथमिक बाजार की विशेषता क्या है? नए बाजार यहाँ केवल नए शेयर जारी किए जाते हैं और कंपनी और निवेशक लेन देन सीधे अब कंपनी और निवेशक के बीच होता है। उच्च जोखिम होता है, उच्च रिटर्न मिलते हैं और नए शेयर होते प्राथमिक बाजार, ठीक है। पुराने शेयर द्वितीय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सूरजधारा योजना संबंधित है ऋण संबंध, बीज अदला बदली से, टीकाकरण या बीमा संबंधी? इसका सही आंसर है बीज अदला बदली से। बीज अदला बदली होती क्या है? सूर्यधारा योजना एक ऐसी योजना है जो कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उद्देश्य को शुरू की गई थी, उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। जैसे किसी किसान का उत्पादन एक जगह भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार ज्यादा होता है, तो उसके बीजों को बेचने के लिए अदला बदली की जाती है और उनको बढ़ावा देने के लिए, उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विशिष्ट जाति और जनजाति के छोटे और किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए उन्नति प्रशिक्षण के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ भारत में बीज की कमी है, तो साउथ से मंगवाया जाता है, ऊटी वगैरह से, जैसे कि लहसुन का बीज वगैरह मंगवाया जाता है। तो उनकी किस्में अच्छी होती है, उसकी पैदावार भी अच्छी होती है, किस्में भी होती है, ब्रीड भी अच्छी होती है और वो अधिक बड़ा भी होता है, साइज में भी बड़ा होता है। कुछ इस प्रकार उनका उत्पादों का बेनिफिशियरी दी जाती है। योजना का लाभ: उन्नत टमाटर तकनीक सहायता पात्रता है तो योजना लाभार्थी जाति जनजाति का होना अनिवार्य है। अर्थात यह संतुलन की अवस्था लाने के लिए करवाया जाता है, जिस प्रकार आरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? कौन सा प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक या शहरों से गांवों की ओर पलायन? इसमें से कौन सा सही है? ग्रामीण, ए, बी, सी या डी? ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं। इसमें ग्रामीण निर्धनता बहुमुखी अर्थात प्रभावी है, इसका कारण है। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में कृषि विकास की धीमी गति होने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ ये भी है: गरीबी, कौशल का अभाव, स्किल्स वगैरह डेवलपमेंट के लिए, और आय असमानता, मानसून पर निर्भरता, भूमि पर जनसंख्या का भार, किसानों को पर्याप्त कीमत न मिलना, आधुनिक उपकरणों का अभाव, और भंडारण और परिवहन की सुविधाओं में कमी। और इसमें से पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, इस समय इमरजेंसी का काल था, उस समय भी ऋणात्मक वृद्धि ही देखी गई थी। चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऋणात्मक विकास का चित्रण किया गया। ऐसा क्यों हुआ था? सूखा और इस दौरान भीषण अकाल पड़ा था, जिससे कृषि उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। और 1962 युद्ध में चीन, और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, चीन का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था, उसमें हुआ था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना जिस समय इमरजेंसी लागू हुई थी और बीजेपी का काल उसके बाद आया था 1980 तक, देश की अर्थव्यवस्था को संतुलन लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी सभी को। अनाज का संकट था,
अन्य प्रतिवर्ष योजना का पहली और दूसरी योजना, इस अधिसूचना में कृषि पर जोर दिया गया था, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें मंजूरी में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण इस मंजूरी को लागू करने में मंजूरी दे दी गई थी। इसका निष्कर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत के लिए एक कठिन दौर था। शिकारी और युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाहरी कथाओं के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी की थोड़ा और पांचवें पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ व्याख्याएं दी गई है, इसको पढ़ेगा, इसको स्क्रीन पर डाल दे रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है? नगद फसल नहीं है। तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबर। देखिए तंबाकू और कपास और रबर ये तीनों तो व्यवसायिक फसलें हैं जो कि नकदी फसलें हैं, नगद इनका दाम लगता है, इस वजह से इसे नगद फसल कहा जाता है। सोयाबीन इसका सही आंसर है। नकदी फसलों में गन्ना, तंबाकू, कॉफी, कोको, मसाले, तिलहन, जूट, रबर इत्यादि शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किन्हें भारत के सार्वजनिक निवेश माना जाता है? सभी फसल उत्पाद, कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, इन चारों में से बताना है। सामाजिक और पूंजी विकास, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, कृषकों के लिए निःशुल्क बिजली आपूर्ति, या बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋणों की माफी, या सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। इसमें से कौन से आंसर सही है? सार्वजनिक निवेश माना जाता है। ठीक, चलो इसका आंसर देखते हैं। ये सभी जो कारण है वो सार्वजनिक निवेश की सूची में माने जाते हैं। इसकी व्याख्या, निवेश आखिर होता क्या है? एक सरल समझ, सार्वजनिक निवेश का मतलब सरकार द्वारा जनता के हित में, सरकार द्वारा जनता के हित में धन का उपयोग करना। यह धन सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र, राज्यों और स्थानीय लोकल बॉडीज द्वारा, पंचायती विभाग द्वारा विभिन्न स्रोतों से जुटाए जाते हैं। कर, टैक्स वगैरह जिसे कहते हैं, जैसे कि कर, ऋण, अन्य शुल्क जिन्हें कहते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी और कई सारे शुल्क होते हैं। क्यों किया जाता है सार्वजनिक निवेश? जनता के कल्याण के लिए, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक समानता के लिए। सार्वजनिक निवेश के उदाहरण क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि, उद्योग। और सार्वजनिक निवेश के फायदे क्या है? आर्थिक विकास होना, रोजगार सृजन होना, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा। देखिए ये आपको व्याख्या प्री और मेंस दोनों के लिए कारगर साबित होगी, मेंस के लिए भी। पढ़िएगा, स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जब हरित क्रांति शुरुआत हुई तब निम्न में से संबंधित नहीं है। देखिए जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, एम एस स्वामीनाथन से, इन्हीं को जनक माना जाता है। श्री सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी, इनसे भी संबंधित है। रफी अहमद किदवई इनसे संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर डी है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1894 इनका और 1954 में इनका देहांत हो गया था। ये राजनीतिक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे किदवई साहब, और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका समर्थन मूल्य का निर्धारक इनमें से कौन सा है? ए, बी, सी, डी। कृषि लागत और मूल्य आयोग ये दोनों शामिल है। कृषि लागत का निर्धारण, इसकी व्याख्या, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। मूल्य आयोग करता है। यह आयोग कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर बुआई के मौसम से पहले 22 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करता है। मतलब कि अगली जो फसल है, अगली फसल आने वाली जब बुआई होती है उससे पहले जो पिछली फसल है उसकी जो बिकवाली है उससे पहले उसका निर्धारित मूल्य दायर करते हैं अर्थात घोषित करते हैं। एमएसपी का निर्धारण करने के लिए सीएसीपी कई कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कि उत्पादन लागत, कच्चे माल की लागत में बदलाव, इनपुट और आउटपुट के बीच मूल्य समानता, बाजार में मूल्य रुझान, आपूर्ति और मांग, फसलों के बीच मूल्य समानता। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र की लागत संरचना और असर, जैसे फैक्ट्रियों में जाता है माल की फिनिशिंग, ग्रेडिंग वगैरह की जाती है, उसका मूल्य की भी लागत इसमें जुड़ती है। जीवन यापन के खर्च का पर इसका जो असर होगा उसको भी
समग्र स्तर और वैश्विक स्तर पर मूल्य की स्थिति। एमएसपी का मकसद किसानों की उनकी फसल के लिए अच्छा मूल्य सुनिश्चित करना है। देखिए, इसका मकसद इसलिए है क्योंकि जो विनिर्माण क्षेत्र है कई बार काफी पावरफुल होने की वजह से यह मैनिपुलेट कर देते हैं इनकी रेट्स वगैरह को, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े गोदाम भी होते हैं जिनमें जो स्टोर करके रख लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। इस किसानों को बचाने के लिए सरकार द्वारा एक फिक्स रेट दायर की जाती है ताकि किसान इनके मैनिपुलेशन से बचने के लिए डायरेक्ट सरकार की खरीद फरोख्त में शामिल हो सके। उनको फिक्स रेट और मिनिमम रेट से भी अच्छी रेट उनको मिल सके। समझ में आ गया होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर पता क्या है, किसानों को बचाने के लिए ये किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है कृषि विपणन, एफसीआई, नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन। राष्ट्रीय कृषि विपणन, देखिए कभी कभार आपको हिंदी में भी प्रॉब्लम हो जाती होगी। विपणन होता क्या है? ये मार्केटिंग बोलते हैं इसे। सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। इनमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। देखिए इसका सही आंसर नाफेड है। और इसकी पूरी व्याख्या नाफेड आखिर होता क्या है और किस समय इसकी स्थापना हुई थी? स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नाफेड कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नाफेड के बारे में कुछ और जानकारी है। नाफेड का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इसकी शाखा कार्यालय है। नाफेड कृषि उत्पादों और इनपुट की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के लिए सरकार का एजेंट है। ठीक है, ये मार्केटिंग जो होता है, ये विपणन को मार्केटिंग बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। और नेफेड बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। 2002 के तहत पंजीकृत है। और नेफेड के 2008 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। कौन सा सही है? ए, दोनों सही है या दोनों गलत है? चलिए इसके साथ देखेंगे, दोनों सही है। और इसकी पूरी व्याख्या। भारत में कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में स्थापित हुई थी। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। स्थापना 17 नवंबर 1960 को। उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए इसकी जो जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही, ताकि जो हमारा लोकतंत्र है उसी के अनुसार कार्यरत है। इसकी जिम्मेदार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है, क्योंकि नीचे व्यवस्थाओं का संचालन की जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री के अनुरूप ही होते हैं। ये सभी संसद में जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। सॉरी, प्रधानमंत्री को माना जाता है, न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला देखते हैं। पहला नाम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय यूपीएयू नाम बदला गया। ठीक है, 1972 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की याद में नाम बदला गया। स्थान उत्तराखंड के उधम नगर में जिले 10 से 15 नवंबर में है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। चलिए इसकी आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि शास्त्र के संस्थागत शोध क्रम से घटते क्रम में बताइए। ए, बी, सी, डी। देखिए केंद्र से राज्य की ओर, जैसे कि लोकल बॉडीज की ओर घटते क्रम में बताना है। सहकारी बैंक ये लोकल होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये और भी लोकल होते हैं, ये स्थानीय स्तर पर होते हैं। वाणिज्यिक बैंक ये सेंट्रल स्तर पर होते हैं। अर्थात जो इसका आंसर होगा 3, 1, 2 इसका सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। गैर संस्थागत स्रोत, इसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, रिश्तेदार और जमींदार शामिल होते हैं गैर संस्थागत में। और संस्थागत में इसमें सरकार, सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड शामिल होते हैं।